उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसानी ने नए साल में उठाए गंभीर मुद्दे, जिनमें नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, उत्तराखंड में बढ़ रही बेरोजगारी हो, या भर्तियों के नाम पर हर बार क्यों हो रहा है उत्तराखंड में युवाओं के साथ धोखा हो, और क्या गंभीर मुद्दे उठाए हैं, आइए देखते हैं। 2016 में नोटबंदी अचानक 8 नवंबर को कर दी गई थी। रात के 8 बजे वो समय था जब प्रधानमंत्री मोदी टेलीविजन चैनल्स के ऊपर या स्क्रीन्स के ऊपर अवतरित हुए थे और अचानक से पूरे देश को झटका देते हुए उन्होंने 500 और 1000 के नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया था। आज उच्चतम न्यायालय का लगभग 6 सालों के बाद फैसला आया है। उस फैसले को भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के रूप में, जश्न के रूप में मना रही है। मैं साफ कर देना चाहती हूँ साथियों कि भारतीय जनता पार्टी कहीं मुगालते में है। पहले तो उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है वो आधा फैसला है। पूरी जानकारी नोटबंदी के बारे में उच्चतम न्यायालय ने नहीं दी। उसकी प्रोसेस के ऊपर उन्होंने जजमेंट दिया कि नोटबंदी के वक्त सेक्शंस और संविधान के हिसाब से जो धाराएं हैं उनका पालन किया गया, कानून पूरा पालन किया गया और जो प्रक्रिया थी नोटबंदी की वो अपनाई गई। यानी कि आरबीआई से भी राय मशविरा किया गया और पूरे प्रक्रियाओं का पालन हुआ। ये जजमेंट है। इस जजमेंट को भारतीय जनता पार्टी जीत की तरह मना रही है और ये कह रही है कि नोटबंदी के फैसले पर मोहर लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि ऐसा नहीं है साथियों, ये सच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं करी उसके आफ्टर इफेक्ट्स, उसके आउटकम, उसके फायदे या उसके नुकसान। उससे देश पर नोटबंदी का क्या प्रभाव पड़ा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं करी। और इसके जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी ने गिनाए थे या जो वादे गिनाए थे या जो बड़े बड़े फायदे गिनाए थे नोटबंदी के, उनको कितना हम हासिल कर पाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने टच भी नहीं किया। इस टॉपिक को सुप्रीम कोर्ट ने कोई इस पर बात ही नहीं करी कि लक्ष्य प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। इस पर कोई बात नहीं करी कि इसके फायदे देश को हुए ना ही हुए। मैं आपको बताना चाहती हूं 2500 करोड़ का तो उत्तराखंड को नुकसान हुआ। 17,000 करोड़ से नई करेंसी छापी गई देश के अंदर। 150 से ज्यादा लोग मौत हो गई लोगों की। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई नोटबंदी में कतार में खड़े होकर या अपनी बहन बेटियों की शादी ना कराए जाने पर हृदय आघात हुआ। कई पिताओं को, कईयों को बिना उपचार के मौत हो गई। कईयों के पास पैसे नहीं थे अपना ऑपरेशन कराने का, अपनी कीमोथेरेपी कराने का, अपना डायलिसिस कराने का। आपको जैसा कि याद होगा कि 2000 लिमिट थी पहले पैसा निकालने की, फिर 4000 लिमिट हुई। उस वक्त जो हम कतार में लगे, शायद देश की जनता भूल गई, क्योंकि भाजपा का प्रवक्ता अभी एक न्यूज चैनल की डिबेट में जब मैंने फायदे गिनाओ बोला नोटबंदी के, तो एक भी फायदा नहीं गिना पाया। उसने फायदा ये गिनाया कि हम चुनाव दर चुनाव जीत रहे हैं, ये फायदा है। तो हाँ, चुनाव दर चुनाव भाजपा जरूर जीत रही है। उसका कारण चाहे राम मंदिर हो, कारण चाहे पुलवामा बालाकोट हो, कारण चाहे मुस्लिम यूनिवर्सिटी का झूठ हो, लेकिन भाजपा चुनाव जीत रही है। और वो जीत रही है हम लोगों की बेवकूफी की वजह से। नोटबंदी के फायदे नील फायदे हुए हैं। कोई भी बुद्धिजीवी या प्रबुद्ध इकोनॉमिस्ट या अर्थशास्त्री इस बात को साफ तौर पर बता सकता है कि एक भी फायदा नोटबंदी का नहीं हुआ। आप में से कोई भी इसका कोई फायदा है तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखिए। अगर नोटबंदी से कोई फायदा देश को हुआ। हमको बताया गया था आतंकवाद की रीढ़ टूट जाएगी, खत्म हो गया क्या आतंकवाद? हमको बताया गया था काला धन बम्पर बोरियों में मिलेगा। मिला क्या काला धन? आरबीआई ने खुद स्वीकार किया है, कोई काला धन नहीं मिला। उसके अलावा हमको बताया गया था फेक करेंसी समाप्त हो जाएगी या उसका चलन खत्म हो जाएगा। हुआ क्या? अब आप बताइए साथियों, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूं कि एमएसएमई सेक्टर को जो इतना बड़ा धक्का पहुंचा, 3.5 लाख युवा तो उत्तराखंड का बेरोजगार होकर वापस आ गया। फैक्ट्रियों से छटनी हुई, कंपनियों ने छटनी करी, क्योंकि नोटबंदी के समय पर लोगों के पास पैसा नहीं था, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं था। ऐसे में लोगों ने अंधाधुंध छटनी करनी शुरू कर दी। दुकानदार ने 4 की जगह पर 1 सेल्समैन रखना शुरू कर दिया। कंपनीज ने
100 की जगह पर 50 निकाल दिए, होटल्स ने वेटर्स निकाल दिए, शेफ्स निकाल दिए। आप याद कीजिए वो मंजर जब 4-4 घंटे हमें लाइन में लगना पड़ता था एक एटीएम मशीन के बाहर से। लेकिन बिल्कुल बात सच है कि भाजपा उसके बाद भी चुनाव दर चुनाव जीती। अब वो गलती किसकी थी वो चाहे आप ढूंढते रहिए, लेकिन हाँ, इन 6 सालों के बाद जजमेंट आया है और उस जजमेंट को हम सबको ये बोलकर परोसा जा रहा है कि नोटबंदी पर मोहर लगा दी सुप्रीम कोर्ट में, और राफेल के बाद कांग्रेस को नोटबंदी के मुद्दे पर भी मुंह की खानी पड़ी। नहीं, हमें मुंह की नहीं खानी पड़ी। राफेल में जो चोरी हुई वो अपनी जगह पर अभी भी हम स्टैंड करते हैं। राफेल में चोरी हुई है। हमने 500-600 का जो क्राफ्ट था, जो प्लेन हमें मिलना था, वो हमने निश्चित रूप से 1600 करोड़ में खरीदा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम आज भी अपनी बात पर स्टैंड करते। और नोटबंदी की केवल प्रोसेस पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि प्रोसेस अपनाई गई थी, उसने उसके फायदे, उसके लक्षण, उसके प्रभाव, उस पर कोई बात नहीं की है। दूसरी बात हाँ, बिल्कुल आपने प्रफुल्ल भाई बिल्कुल ठीक कहा। 2000 के नोट आपने देखा होगा साथियों, गायब हो रहे हैं मार्केट से, ना एटीएम मशीन से निकल रहे हैं, ना दुकानदारों के पास पाए जा रहे हैं और ना आपके पास होंगे। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा खेल है 2000 के नोट के पीछे, और निश्चित रूप से वो खेल बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगा कि वो नोट आखिर कहां गायब हो रहे हैं। वो नोट गायब हो रहे हैं 2024 के चुनावों के लिए, क्योंकि आपको पता है चुनाव में पैसे का एक बड़ा मैनिपुलेशन होता है। और अब अट्टारी नुमा कार्यालय भाजपा के हर जिले में बनने वाले, हर प्रदेश नहीं कह रही हूं साथियों, प्लीज नोट द पॉइंट, हर जिले में। जेपी नड्डा का बयान छपा था आज से 1 हफ्ते पहले रेप्यूटेड न्यूज चैनल्स में कि जिले जो हैं वो बताएं कि कितना खर्चा आएगा जमीन खरीद में और कार्यालय बनाने में, और हाईटेक कार्यालय हर जिले में भारतीय जनता पार्टी को अब अपना चाहिए। तो फायदा निश्चित रूप से एक को जरूर फायदा हुआ नोटबंदी का, और वो है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। बाकी न गरीब को कोई फायदा हुआ, न किसान को, न मजदूर को, किसी को भी फायदा नहीं हुआ। आपको और मुझे भी फायदा नहीं हुआ। उस वक्त शायद लोग ये सोचकर खुश थे कि हमसे ऊपर वाले का शायद नुकसान हो रहा है, यानी कि नौकर को लग रहा था अब मालिक का काला धन पकड़ा जाएगा, बहुत बढ़िया, मोदी जी ने अच्छा स्टेप लिया। लेकिन अब मालिक और नौकर दोनों ये बात रियलाइज कर चुके हैं कि नोटबंदी एक डिजास्टर थी, नोटबंदी एक ब्लंडर था। ऐसे में साथियों मैं यहां पर दूसरा जो इशू आपके पास लाना चाह रही थी, वो दूसरा इशू था ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत से मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, बैटरी खत्म हो रही है इसलिए इसको लगाना जरूरी है। ऋषभ पंत से जब मुख्यमंत्री जी यहां देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में मिले, ऋषभ पंत हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त क्रिकेटर हैं, उत्तराखंड के सपूत हैं, गंगोली हाट के रहने वाले हैं। गंगोली हाट मेरा ससुराल है, इसलिए मुझे विशेष प्रेम है। गंगोली हाट के रहने वाले ऋषभ पंत, जिन्होंने नाम रोशन किया है देश और दुनिया में क्रिकेट के क्षेत्र में उत्तराखंड का, वो दिल्ली से देहरादून की तरफ आ रहे थे अपनी माताजी को सरप्राइज देने के लिए, और रुड़की के पास उनका एक्सीडेंट हो गया और एक जानलेवा एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही विभत्स, बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ। और ईश्वर की कृपा रही, परमपिता परमात्मा की कृपा रही कि ऋषभ को गंभीर चोटें जरूर आई, लेकिन ऋषभ बच गए। ऋषभ से जब मुख्यमंत्री मिलने गए कल, तो ऋषभ ने मुख्यमंत्री से कहा कि मैं गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट हुआ, यानी कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। हम मुख्य विपक्षी दल हैं, हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, गड्ढों में हमने घास बो के दिखाया, अनाज बो के दिखाया, हमने धरने दिए, हमने प्रदर्शन किए। गड्ढों में गड्ढे होने की वजह से यहाँ अनगिनत एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, बसें खाई में जा चुकी हैं, टेम्पो ट्रैवलर खाई में जा चुके हैं, लोगों की मौतें हो चुकी हैं, असंख्य लोगों की। लेकिन धामी सरकार नहीं चेती। पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हर प्लेटफॉर्म से मेरे अध्यक्ष ने, मेरे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने, मेरे अध्यक्ष करण मेहरा ने, मेरे नेता प्रतिपक्ष, मेरे उप नेता प्रतिपक्ष, तमाम लोगों ने कोई पटल नहीं छोड़ा जहां बताया कि उत्तराखंड में गड्ढे युक्त सड़क हो चुकी है, और सड़क कहां है और गड्ढे कहां है पता नहीं चल पा रहा। बरसात के शुरुआत से हम ये बात कह रहे थे। अब ऋषभ पंत ने ये बात कही है तो ये देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री ऋषभ को कितनी गंभीरता से लेते हैं।
ऋषभ के जरिए ही सही सरकार ने आईना देखा है, ऋषभ ने आईना दिखाया है। और ऋषभ को धन्यवाद देना चाहती हूं यहाँ की 1.25 करोड़ जनता की ओर से कि आपने कम से कम मुख्यमंत्री को उनके मुंह पर सच बोलने का साहस दिखाया। आपने लीपापोती नहीं की, आपने उनके ऊपर मक्खनबाजी नहीं करी, जैसा कि अमूमन आजकल देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष की खूब मक्खनबाजी हो रही है, उनसे कोई पंगा नहीं लेना चाह रहा है। उनकी केवल अच्छी अच्छी बातें जनता तक पहुंचाई जा रही है, ना उनकी गुटबाजी, ना उनकी नूरा कुश्ती, ना उनकी लड़ाई झगड़े, कुछ नहीं जनता तक पहुंचाए जा रहे। पोर्टल्स पटे पड़े हैं मुख्यमंत्री का महिमा मंडन और सरकार का महिमा मंडन करते हुए, मंत्रियों का महिमा मंडन करते हुए। जिस बात के लिए पत्रकारिता होती है, जिस बात के लिए चौथा स्तंभ होता है, वो होता है जनता की आवाज दिखाने के लिए, सड़कों की दुर्दशा, युवाओं की दुर्दशा दिखाने के लिए, इन सब बातों के लिए चौथा स्तंभ होता है। लेकिन चौथे स्तंभ को आजकल चरण वंदना से फुर्सत नहीं है, वो केवल चरण चाटुकारिता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहां लोक लुभावनी घोषणाएं करी, और मुख्यमंत्री ने अगर तिल के बराबर भी कोई अच्छा काम किया है तो ताड़ बनाना आराम से, वो आप राष्ट्रीय चैनलों में भी देख रहे होंगे कि G20 की अध्यक्षता, मेजबानी मिली भारत को, मोदी का बड़ा कारनामा। मैं फिर बता रही हूं साथियों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से होता है G20 की अध्यक्षता या मेजबानी मिलना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। तो भारत का प्रधानमंत्री कोई भी होता, भारत में इस समय किसी की भी दल की सरकार होती, G20 में हमारा ही नंबर था, भारत को ही मिलनी थी, उसमें मोदी जी का कोई हाथ, कोई श्रेय, कोई योगदान नहीं है। इसलिए बेवकूफ बनना बंद कीजिए। वहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अध्यक्षता दी जाती है और हम आई हैं, या तो इंडोनेशिया को जाती या हमको जाती, हमारा नंबर आ गया। इसके बाद आई के बाद जो भी नेक्स्ट नंबर का देश होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसको जाएगी। सो इट हैज नथिंग टू डू विद मोदी कैरिश्मा। यही आपसे कहना चाह रही थी। हमारा फिर मुद्दा था साथियों कि ऋषभ पंत और मुख्यमंत्री की बात हमने ले ली, हमने नोटबंदी की बात कर ली। मैं अब आपसे बात करना चाहती हूं कि CMIE का बेरोजगारी का आंकड़ा क्या कहता है। CMIE एक नोटेड एजेंसी है, एक बहुत क्रेडिबल एजेंसी है और सेंट्रल एजेंसी है, कांग्रेस की एजेंसी नहीं है। ये पहले डिस्क्लेमर डाल दूं कि कांग्रेस का अपना कोई रिसर्च नहीं है, ये CMIE का आंकड़ा है। और CMIE कहता है कि उत्तराखंड में, जहां से मैं आपसे मुखातिब हूं, 8.50 की तेजी के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। कौन है इसका जिम्मेदार? अभी मुझसे एक डिबेट चैनल में पूछा एंकर ने कि यदि नोटबंदी नहीं होती तो आपको क्या लगता है कि महंगाई इतनी नहीं होती। मैंने कहा नोटबंदी का महंगाई से कोई रिश्ता है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन भाजपा का महंगाई से रिश्ता है। अगर भाजपा नहीं होती देश के अंदर तो महंगाई नहीं होती, अगर भाजपा नहीं होती तो बेरोजगारी नहीं होती, अगर भाजपा नहीं होती तो अर्थव्यवस्था का यह हाल नहीं होता, MSME सेक्टर इतना डूबा हुआ नहीं होता। आज नोटबंदी की वजह से कह लीजिए या भाजपा की वजह से कह लीजिए, उसकी कुनीतियों की वजह से कह लीजिए कि MSME सेक्टर यानी कि हमारे छोटे लघु उद्योग पूरी तरह से बंदी के कगार पर हैं, सड़क पर आने को तैयार हैं, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। 3.5 लाख युवा वापस आया साथियों, कोरोना के काल में भी आया, नोटबंदी के काल में भी आया। सबको कभी कतार में लगवा दिया तो कभी पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया। एकाएक कोरोना में क्वारंटीन का सिस्टम बना दिया, एकाएक लॉकडाउन का घोषणा कर दी, एकाएक नोटबंदी की घोषणा कर दी, यानी कि सब कुछ आधी रात को होता है। जनता को संभलने का तक मौका नहीं दिया, ना कोरोना काल में संभलने का मौका दिया, ना नोटबंदी में संभलने का मौका दिया। क्या आतंकवाद समाप्त हो गया? क्या फेक करेंसी समाप्त हो गई? क्या काला धन वापस आ गया? क्या आप लोग अमीर हो गए? आपका घर अगर 6,000 7,000 में चलता था तो आज की तारीख में मैं गारंटी के साथ आपको बता सकती हूँ 20,000 में आपका घर चल रहा है। आपकी रसोई अपनी बीवी से पूछिए कि 3 गुना ज्यादा खर्चा आपका बढ़ गया है नोटबंदी से आज तक। 2016 में हुई थी नोटबंदी और आज मात्र अपने 8 साल के करिश्मा इतना बड़ा दिखाया मोदी जी ने कि सिलेंडर कहां से कहां पहुंचा दिया, 400 से 1100 में, और नए साल के पहले दिन सौगात दी 25 रुपया सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर। ये सौगातें हैं आपको। अब उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में युवा रोज ठगा जा रहा है, रोज नीलाम किया जा रहा है भर्ती प्रक्रिया के नाम पर। भर्ती प्रक्रिया के नाम पर यहां के युवाओं को इम्तिहान के लिए बुलाया तो जाता है, लेकिन कभी पेपर लीक का बहाना बनाकर, कभी नकल का बहाना बनाकर पूरी परीक्षाएं निरस्त कर दी जाती हैं। अब इसकी सच्चाई सुनिए साथियों,
दरोगा भर्ती आपने निरस्त कर दिया, आपने वीपीडीओ कर दिया, आपने तीसरी परीक्षा, 8 परीक्षाओं में से आपने 3 भर्ती परीक्षाएं पूरी तरह से निरस्त कर दी। चयनित जो अभ्यर्थी थे उनको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। एस राजू जो इससे पहले अध्यक्ष थे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, उनका बयान आया है कि भर्ती परीक्षाओं को निरस्त करना सल्यूशन नहीं था। सारी की सारी भर्ती परीक्षा निरस्त करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू फिगर आउट कि नकल किस किसने की है और कहां की है, कौन से पेपर में की है। दरोगा भर्ती साथियों ऑनलाइन परीक्षा थी। ऑनलाइन परीक्षा में तो और ज्यादा आसान है कि किसने ब्लूटूथ से नकल की। फिर आपने घुन की तरह बाकियों को क्यों पीस दिया? आपने तो कम से कम उनके आगे एक उदाहरण रखना चाहिए था कि ईमानदारी, लॉयल्टी, सिंसियरिटी, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, इन सब का बहुत मोल होता है। आपने नकलचियों को सजा दिलाकर एक उदाहरण प्रदेश के अंदर पैदा करना चाहिए था, उत्पन्न करना चाहिए था। एक आस आपने बाकी युवाओं को भी दिलानी चाहिए थी कि ईमानदारी से अपना काम करोगे, ईमानदारी से परीक्षा दोगे तो निश्चित रूप से सरकार भी आपके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन सरकार ने क्या किया? मर्तोलिया जी ने क्या किया? अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री करने के लिए आपने एक झटके में परीक्षाएं निरस्त कर दी। एक सच और बता दूं साथियों इन परीक्षाओं का कि एसटीएफ जो जांच कर रही थी भर्ती परीक्षाओं की, दिसंबर लगभग 15 या 20 तारीख का बयान है एसटीएफ का कि जांच प्रक्रिया, भर्ती परीक्षाओं की नकल की जांच प्रक्रिया 30% पूरी कर ली गई है। 30% दिसंबर 15 तारीख तक। और आज हम 2 जनवरी में बात कर रहे हैं। पता नहीं इन 16-17 दिनों में कौन सी जादू की छड़ी हाथ लगी लोक सेवा आयोग के और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 17 दिन के अंदर उन्होंने बाकी का 70% की जांच पूरी कर ली। ये जांच जो पिछले 4 महीने से चल रही थी और मात्र 30% पूरी हो पाई थी, कैसे पॉसिबल है कि 15 दिन के अंदर बाकी का 70% की जांच आपने पूरी कर ली? और जांच ये करी आपने, मैं एसटीएफ से पूछना चाहती हूं, ये जांच करी आपने कि जितने बैठे थे सारे नकलची थे? कल एक बयान लगा था मर्तोलिया जी का साथियों, बहुत रेप्यूटेड चैनल में बयान लगा था, न्यूज़पेपर्स में बयान लगा था, अखबारों में बयान लगा था मर्तोलिया जी का कि हमें करना पड़ा, निरस्त करनी पड़ी परीक्षाएं और हम होली के बाद दोबारा परीक्षाएं कराएंगे। जो मेहनती बच्चे हैं, जो शार्प हैं, जो टैलेंटेड हैं, जो केपेबल हैं, वो बच्चे दोबारा परीक्षाओं में बैठ जाएं और पास कर लें। बहुत आसान है, हाँ मर्तोलिया जी, वो बच्चे तो दोबारा पास कर लेंगे। लेकिन उसी के नीचे 2 लाइन मर्तोलिया जी की और लगी हैं साथियों, उसी बयान के नीचे। वो कहती हैं कि इस बार की परीक्षा में नकल करने वाले अभ्यर्थियों को नहीं बैठने दिया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि नकल करने वाले अभ्यर्थी आपने चिन्हित कर लिए हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि जो ये नई भर्ती परीक्षाएं होंगी इसमें नकल करने वालों को नहीं बैठने दिया जाएगा, दैट मीन्स कि आपने सेग्रीगेशन कर लिया है। आपने नकल और ना नकल करने वालों को छांट लिया है, पहचान लिया है। फिर किसके दबाव में आप दोबारा करवा रहे हैं भर्ती परीक्षाएं? किसके दबाव में करवा रहे हैं? अगर नकल करने वाले चिन्हित हो गए हैं तो बाकियों के साथ अन्याय आप क्यों कर रहे हैं, ये बताने का कष्ट करें। बच्चे आंदोलनरत हैं। एक हमारे सिंचाई विभाग के तो बच्चे पिछले 100 दिन से एकता विहार में आंदोलनरत हैं। जानते हैं कारण ये है कि इन्होंने एग्जाम पास कर लिया, लोक सेवा आयोग ने एग्जाम करवाया, इन बच्चों ने एग्जाम में बैठे, तैयारी करके बैठे और पास कर लिया। पास करने के बाद अब 228 पद हैं सिंचाई विभाग में ऐसे जिन्हें लगभग मृत घोषित कर दिया गया है, जिनके लिए इनका समायोजन होना था। ये जो अभ्यर्थी हैं इनमें से बच्चे लिए जाने थे 228 पदों पर विभागीय सचिव से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर विभागीय मंत्री तक सब उनको शटल कॉर्क की तरह घुमा रहे हैं, ये कहते हुए कि हमारे पास वित्त नहीं है, हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। और वाकई आज हालात ये हैं प्रदेश की सरकार के साथियों कि हमारे पास वाकई पैसा नहीं है, टोटा पड़ चुका है। तभी तो आपने देखा कि 2 दिन पहले 24 घंटे दारू की दुकानें खुली रहेंगी कहा और 2 दिन बाद अपनी किरकिरी होते हुए देखकर उसको वापस ले लिया। पैसे इसलिए नहीं है, यह इसलिए पता चला
क्योंकि कई हमारी योजनाएं 90-10 के अनुपात में चल रही, यानी कि 90% केंद्र देता है, 10% राज्य देता है उन योजनाओं में। कुछ हमारी योजनाएं 60 और 40 के अनुपात में चल रही हैं, 60 केंद्र 40 राज्य। कुछ 70-30 के अनुपात में चल रही हैं, 70 केंद्र और 30 राज्य। आप यकीन करेंगे कि हमारे पास 90 अगर केंद्र सरकार दे रही है तो हमारे पास 10% भी नहीं है डालने के लिए। यानी कि 90 करोड़ अगर केंद्र डालता है किसी योजना के लिए तो राज्य सरकार को 10 करोड़ डालना है, लेकिन वो 10 करोड़ भी हमारे पास नहीं है। हालात यहां तक आ चुके हैं। सारी विकास योजनाएं ठप हैं। जो आपने कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री का एक शिगुफा सुना था कि हर विधायक से मुख्यमंत्री ने 10-10 योजनाओं के प्रस्ताव मांगे हैं कि उनके विधानसभा में कौन कौन से कार्य कराए जाने हैं। तो 10-10 प्रस्ताव 70 विधायकों से। कितने प्रस्ताव हुए साथियों? 700 प्रस्ताव। और 700 में कुछ ने दिए, कुछ ने नहीं दिए, क्योंकि उन लोगों ने नहीं दिए, उन विधायकों ने नहीं दिए क्योंकि जिनको पता था कि ये सिर्फ एक जुमला है। उनको पता था मुख्यमंत्री ठंठन गोपाल हैं, उनको पता था राजकीय जो कोष है वो पूरी तरह से खाली है, कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ होना जाना नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि विधायकों से योजनाएं पूछकर सरकार के पास या मुख्यमंत्री के पास या भाजपा के पास एक बैंक तैयार हो जाता योजनाओं का। और जिस विधायक की योजना पसंद आई, सपोज गरिमा दसौनी की ही कोई योजना बहुत पसंद आ गई मुख्यमंत्री जी को, तो मेरी विधानसभा में वो नहीं लागू होनी थी। फिर उस योजना को कमल के फूल का जामा पहनाया जाएगा, भगवा रंग का जामा पहनाया जाएगा और फिर वो परोसा जाएगा पुष्कर सिंह धामी की योजना बनाकर। कि कितनी बड़ी सोच और कितनी बड़ी पहल है पुष्कर सिंह धामी की। जैसे हरीश रावत जी की मड़ुए को लेकर पहल, ऐपड़ को लेकर पहल, कला संस्कृति उत्तराखंड की बोली भाषा उसको लेकर पहल, हरेले में वृक्षारोपण को लेकर पहल। ये सब उनका अपना ब्रेन चाइल्ड था, ये सब उनका अपना विजन था। लेकिन क्योंकि शायद धामी जी के पास अपना कोई विजन है नहीं, विधायक जो 47 विधायक जीत कर आए हैं उनका कोई विजन है नहीं, मंत्री आपको पता ही है कि मंत्रियों की हैसियत क्या है सरकार के अंदर। ऐसे में निश्चित रूप से ये बात जरूर है कि विधायकों से आप योजनाएं और घोषणाएं पता करना चाह रहे हैं और फिर जिनकी योजना और घोषणा आपको पसंद आएगी उसको आप अपना बनाकर नए रूप में परोसना चाहते हैं। और ये इतनी अकल सबको है, इतनी अकल सबको है कि मुख्यमंत्री या भाजपा चाहती क्या है। इसलिए मुझे लगता है कि कम से कम कांग्रेस के विधायकों ने तो अपनी योजनाएं अपने दिमाग में ही रखी होंगी, क्योंकि भाजपा की पुरानी आदत है श्रेय ले जाने की, यानी कि बनाए कोई और खीर और परोसने में भाजपा नंबर 1 है। आप मेरे साथ जुड़े बिल्कुल इरिगेशन के संजय भाई, इरिगेशन के विभाग में जो 228 पद हैं उसके लिए भाई लिख रहे हैं। मैं बात रख चुकी हूं कि 100 दिन से आप लोग एकता विहार में इन सर्द रातों में, सर्द हवाओं में, खुले आसमान के नीचे, जब हमें सोचिए साथियों अपने अपने लिहाफ के अंदर तक ठंड लग रही है, ये बच्चे पिछले 100 दिन से 22, 23, 24 वर्ष इनकी बमुश्किल उम्र है, ये 100 दिन से अलाव जलाकर वहां टेंट में रात गुजारने के लिए मजबूर हैं, सिर्फ इसलिए कि इनके साथ धोखा हुआ है। सरकार ने ही विज्ञप्ति निकाली, सरकार ने ही कैलेंडर निकाला, सरकार ने ही इम्तिहान कराया, सरकार ने ही इनका चयन किया, चयन करने के बाद लेकिन नौकरी नहीं दी। यानी कि गाजर दूर से लटका कर दिखाते रहे सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि 2021 अक्टूबर में विज्ञप्ति निकली थी, मार्च में चुनाव, फरवरी मार्च में चुनाव होने थे, इनसे सबसे वोट ले लिए गए, इनके परिवारों से वोट ले लिए गए और लास्ट में इनको ठेंगा दिखा दिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पुराना शगल है, पुराना चरित्र है, ठेंगा दिखाने का। आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लंबा ये फेसबुक लाइव हो गया, लेकिन मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण भी थे
मुद्दे दिल के करीब भी थे और मुद्दे बहुत ज्वलंत और जरूरी भी थे। इसलिए आपसे मुखातिब हुई। आप भी पूरे सहयोग के साथ मेरे साथ बने रहे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने हुए हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आभार।